हेलो स्टूडेंट्स। पिछले सेशन में हम लोग सेट थ्योरी को स्टार्ट किए थे, जिसमें सेट थ्योरी से रिलेटेड डिफरेंट टर्म्स को देखे थे, और आज के सेशन में हम लोग उससे रिलेटेड और सारी बातों को देखने जा रहे हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सेट थ्योरी के नेक्स्ट सेक्शन को। तो पिछले क्लास में मैंने आपको सबसेट और प्रॉपर सबसेट के बारे में बताया था, तो मैं वहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो चलिए यहाँ से सबसेट को मैंने डिफ़ाइन किया था कि कोई भी सेट ए सेट बी का सबसेट कहा जाएगा, तभी कहा जाएगा जब सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में होंगे। इसके लिए यह नोटेशन हम लोग यूज़ करते थे। इसका मतलब यह हो गया कि भाई सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में हैं, है ना। तो एवरी एलिमेंट ऑफ set A must be in set B। तो यदि सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में होंगे तो हम लोग कहेंगे कि सेट ए सेट बी का सबसेट है, और इसके लिए इस नोटेशन का यूज़ करेंगे। ठीक उसी तरीके से एक प्रॉपर सबसेट भी बताया था। प्रॉपर सबसेट कि सेट ए को सेट बी का प्रॉपर सबसेट तभी कहा जाता है जब सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में प्रेजेंट हों, और सेट बी में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो जो सेट ए से बिलोंग न करता हो। इसका मतलब ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए मस्ट बी इन सेट बी but there must be at least one element in set B which is not the member of सेट ए। तो इस दोनों चीज़ को मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था। अब देखिए नोट दे करके यहाँ पर दो पॉइंट्स मैं लिख रहा हूँ। तो पहला पॉइंट कि भाई इफ़ ए इज अ सबसेट ऑफ सेट बी, यदि ए बी का सबसेट होगा, देन व्हाट विल बी द रिलेशन बिटवीन देयर कार्डिनल वैल्यूज। तो सेट ए अगर सेट बी का सबसेट होगा तो सेट ए के सारे एलिमेंट तो सेट बी में होंगे ही, और इसमें कुछ सरप्लस एलिमेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब कि भाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज लेस देन और इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी होगा। ठीक उसी तरीके से कि भाई एफ ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी, यदि ए बी का प्रॉपर सबसेट होगा, देन कि भाई सेट बी में तो सरप्लस एलिमेंट होने ही हैं हर सूरत में। तो इसका मतलब यह हो गया कि भाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज लेस देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी। तो जो भी हम लोगों ने पढ़ा है उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो कंक्लूसिव स्टेटमेंट होगा, उन सारे कंक्लूसिव स्टेटमेंट को भी हम लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब चलिए इसके बाद की बात हम लोग करते हैं। तो इसमें एक टर्म यूज़ होता है पावर सेट। कहता है इफ़ ए बी अ सेट, कि ए अगर कोई सेट है, देन पी ऑफ ए रिप्रेजेंट्स इट्स पावर सेट। तो पी ऑफ ए जो है इसके पावर सेट को रिप्रेजेंट करता है। और पावर सेट है क्या? कोई भी सेट अगर हम लोग लेते हैं उसके पीछे अगर पी हम लोग अप्लाई कर देते हैं, इसका मतलब यह हो गया कि भाई पावर सेट ऑफ दैट सेट। एंड P of A is the set containing all possible subsets of set A as its elements
तो पावर सेट किसी भी सेट के करॉस्पॉन्डिंग पावर सेट वैसा सेट होगा जो उस सेट के सारे पॉसिबल सबसेट्स को अपने अंदर एलिमेंट के तौर पर रखेगा। जैसे एज फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं इफ़ ए इक्वल्स टू 1 2 3, तो देखिए तो यहाँ से आप लिखते थे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज़ 3 लिखते थे। तो भाई टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स, total number of possible subsets of set A equals to 2 raised to the power n, ये फार्मूला हुआ करता था, that is 2 raised to the power 3। सेट A के लिए n की वैल्यू 3 है, n की वैल्यू यहाँ पुट कर दिए, that is equal to 8। तो भाई पॉसिबल सबसेट्स क्या क्या होंगे? तो पॉसिबल सबसेट्स आर, तो पहला सेट जो होगा वो नल सेट होगा। सिंगल एलिमेंट से 3 सेट का फॉर्मेशन होगा, 1 2 3। फिर दो एलिमेंट लेकर करके 3 सेट का फॉर्मेशन होगा, तो 1 2 2 3 एंड 1 3 एंड लास्टली द सेट इटसेल्फ, इसका मतलब 1 2 3। अगर हम लोग इस सेट के करॉस्पॉन्डिंग पावर सेट ऑफ ए लिखेंगे तो भाई सेट ए के जितने भी पॉसिबल सबसेट्स आए हैं वो इसके एलिमेंट्स होंगे, अर्थात 5 1 2 3 1 2 2 3 1 3 एंड 1 2 3 विद इन दी ब्रेसेस साइन। तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि भाई किसी भी सेट के करॉस्पॉन्डिंग जो पावर सेट ए होगा उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, 2 रेज़ टू द पावर n एलिमेंट्स होंगे। जितने पॉसिबल सबसेट्स होंगे उतने ही पॉसिबल एलिमेंट्स होंगे। तो नोट दे करके मैं इस स्टेटमेंट को यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ कि भाई नंबर ऑफ elements in P of A means power set of set A, that is equal to 2 raised to the power n, where n is the number of elements in set A। तो ये एक फार्मूले की तरह बिहेव करेगा। तो होपफुली पावर सेट के बारे में आप लोग जान चुके हुए होंगे। अब हम लोग आगे की तरफ मूव करते हैं। एक होता है यूनिवर्सल सेट। A set which contains all the elements of sets taken into consideration, क्योंकि ये स्पेशल टाइप का सेट होता है। इट इज़ डिनोटेड बाय यू, इसका एक स्पेशल नोटेशन दिया गया है। इसे पूरे सेट का फादर बोला जाता है, इससे बड़ा कोई सेट नहीं होगा। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल लेट अस कंसीडर द फॉलोइंग सेट्स। नीचे कुछ सेट्स को लिखने जा रहे हैं, उन सारे सेट्स को हम लोग कंसीडर कर रहे हैं। तो पहला जो सेट है वो है 2 4 6 8 10, ये 5 एलिमेंट्स को रख रहा है। दूसरा सेट बी है, इसमें जो एलिमेंट हैं दैट इज़ 1 3 5 7 9। तीसरा जो सेट है दैट इज़ 2 3 5 7 एंड लास्टली d इक्वल्स टू 1 2 3 डॉट 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 अप टू 10। तो हम लोग यहाँ पर 4 सेट्स को कंसीडर कर रहे हैं। इस सेट में वैसा कौन सा सेट होगा जो सारे सेट के एलिमेंट को अपने अंदर रख रहा है?
तो दिस इज़ द सेट डी। तो डी को हम लोग बोलेंगे यूनिवर्सल सेट, तो इसे हम लोग यूनिवर्सल सेट कहेंगे, यूनिवर्सल सेट कहेंगे। अर्थात जितने सेट्स पर आप कंसीडर कर रहे हैं उन सेट में वैसा कौन सा सेट है जो सारे सेट के एलिमेंट को अपने अंदर रख रहा होगा, वो सेट उस कंसीडरेशन के लिए यूनिवर्सल सेट कहा जाएगा। बात समझ में आई? अब मैं नोट देकर करके यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ, a universal set is denoted pictorially by a rectangle। इसे एक रेक्टेंगल के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। यह वेन डायग्रामेटिक अप्रोच कहा जाएगा। वेन एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने ही इस डायग्राम के थ्रू सेट थ्योरी के बहुत से ऑपरेशंस को क्लियर किया। तो देखिए, जैसे हम लोग यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो यहीं पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो एक रेक्टेंगुलर डायग्राम बनाएंगे, इसके राइट हैंड टॉप कॉर्नर पर इसका नाम लिख देंगे, दैट इज़ यूनिवर्सल सेट। और कोई भी सेट को अगर इस यूनिवर्सल सेट के अंदर रिप्रेजेंट करना होगा तो उसे एक सर्कुलर डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे। और यहाँ पर नाम लिख दिया सेट ए। मान लेते हैं कि हम सेट ए को ही यहाँ रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। तो सेट ए के एलिमेंट्स हैं क्या? तो 2, 4, 6, 8, 10। तो यहाँ पर लिख देंगे 2, 4, 6, 8 एंड 10। तो यह सेट ए के एलिमेंट्स हुए। और यूनिवर्सल सेट इस कंसिडरेशन के लिए मेरा कौन सा है? डी। ये मेरा यूनिवर्सल सेट। तो इसके जो रिमेनिंग एलिमेंट्स बचे, चूँकि माने ये पूरा पोर्शन तो यूनिवर्सल सेट का है, इसमें से यह जो सर्टेन सेगमेंट है यह सेट ए को बिलोंग कर रहा है। माने इसके अंदर जो भी एलिमेंट लाई करेंगे वो सेट ए से बिलोंग करेंगे। तो जो रिमेनिंग एलिमेंट्स बचा सेट ए का, यूनिवर्सल सेट का, सॉरी, तो यहाँ लिखा जाएगा 1, 3, 5, 7, 9। तो ये पूरा यूनिवर्सल सेट का जोन है। इसमें से ये सारे एलिमेंट सेट ए से बिलोंग करते हैं। तो उसे एक सर्कुलर बाउंड्री के अंदर हमें इसे लिखना है और इसको हम लोग सेट ए नाम देंगे। तो होपफुली यहाँ तक की बातें आपके समझ में आ गई होंगी। अब यहाँ से चलते हैं आगे की तरफ और देखते हैं कि भाई सेट थ्योरी में कौन कौन से ऑपरेशंस को यूज़ करते हैं। तो उन ऑपरेशन को समझने का प्रयास करते हैं। चलिए, तो यहाँ मैं हेडिंग देने जा रहा हूँ, डिफरेंट ऑपरेशंस ऑन सेट्स, कि सेट्स पर जो भी ऑपरेशन हम लोग करते हैं तो वो ऑपरेशन है क्या, इस चीज़ को यहाँ देखेंगे। तो भाई फर्स्ट इज़ द यूनियन ऑपरेशन। यूनियन के लिए जिस तरीके से आप यू लिखते हैं, इस ऑपरेटर का यूज़ हम लोग करेंगे। जब यह ऑपरेटर दो सेट पर अप्लाई किया जाएगा तो यह रिजल्ट क्या देगा? द सेट containing either the elements of set A or the elements of set B or both A and B। इसका मतलब यह हो गया कि जब यह ऑपरेटर दो सेट ए और बी पर ऑपरेशन करेगा तो रिज़ल्ट के तौर पर सेट ए और सेट बी को मिलाकर के जो टोटल एलिमेंट्स होंगे वो रिज़ल्ट के तौर पर दिखाएगा। जैसे एज फॉर एग्ज़ाम्पल कि लेट ए इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4 एंड बी इक्वल्स टू 2, 4, 6, 8, 10। आप अगर A यूनियन B फाइंड आउट करते हैं तो यह है 1, 2, 3, 4 यूनियन 2, 4, 6, 8, 10
तो हमने बोला था कि भाई सारे के एलिमेंट को ग्रुप करेगा ये, जो एलिमेंट दोनों सेट में कॉमन होगा वो लिखा जाएगा एक बार। तो चलिए यहाँ से 1 2 3 4 6 8 10, यह इसका आउटकम हुआ। इस ऑपरेशन को यदि हम लोग वेन डायग्राम पर रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो देखिए, यह यूनिवर्सल सेट है, यह सेट ए है, यह सेट बी है। हमने सेट ए और सेट बी के लिए कॉमन जोन बनाया, क्योंकि यहाँ देख रहे हैं कि भाई सेट ए और सेट बी में कुछ कॉमन एलिमेंट्स हैं। जो कॉमन एलिमेंट्स यहाँ अपीयर हो रहे हैं वो कॉमन जोन ऑफ ए एंड बी में लिखे जाएंगे। तो यहाँ देख रहे हैं कि भाई 2 4 ए को भी बिलोंग कर रहा है, वो बी को भी बिलोंग कर रहा है, तो 2 4 यहाँ लिखा जाएगा। अब जो सेट ए के रिमेनिंग एलिमेंट्स बच गए हैं वो रिमेनिंग पार्ट ऑफ ए में लिखे जाएंगे। ठीक उसी तरीके से यहाँ लिखा जाएगा 6 8 10। अगर इस वेन डायग्राम पर मुझे ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट करना है तो हम लोग शेडिंग के थ्रू इस चीज़ को वेन डायग्राम पर रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिए, ये पूरा जो जोन है इस पूरे में हम लोगों ने शेडिंग कर दिया। ये पूरा शेडेड जोन ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। बात समझ में आ गई होगी। अब चले हम लोग नेक्स्ट ऑपरेशन पर, जिसको कि हम लोग बोलते हैं इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन, इसके लिए उल्टा यू सिंबल हम लोग यूज़ करते हैं। जब यह ऑपरेटर दो सेट पर ऑपरेशन करता है तो यह जो देगा रिज़ल्ट के तौर पर, द सेट कंटेनिंग द कॉमन एलिमेंट्स इन बोथ ए एंड बी। तो ए और बी में जो दोनों सेट में जो कॉमन एलिमेंट होगा वो आउटकम के तौर पर यह देगा। तो चलिए, ऊपर वाले एग्जाम्पल के लिए ही अगर हम लोग ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करते हैं तो ए तो है आपके पास गिवन, डेट इज़ 1 2 3 4। इंटरसेक्शन ये जो है सो 2 4 6 8 10। देखिए, दोनों में कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, तो डेट इज़ 2 4। अब इस इंफॉर्मेशन को अगर हम लोग वेन डायग्राम पर डिस्प्ले करना चाहते हैं तो कैसे डिस्प्ले करेंगे। तो ये देखिए, यह यूनिवर्सल सेट हुआ, यह सेट ए है, यह सेट बी है। इसका नाम हम लोग दे देंगे। इस कॉमन जोन में कॉमन एलिमेंट्स ऑफ ए और बी के लिखे जाएंगे। यहाँ 1 3 लिखा जाएगा, यहाँ पर 6 8 और 10 लिखा जाएगा। ए इंटरसेक्शन बी, यह जो जोन है यह ए इंटरसेक्शन बी को रिप्रेजेंट करेगा। तो इतना ही पार्ट को हम लोग यहाँ पर सेट कर देंगे और नीचे लिख देंगे ए इंटरसेक्शन बी। इसका मतलब यह हो गया कि ये जो सेटेड पार्ट है वो ए इंटरसेक्शन बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखिए, यहाँ से कुछ और इससे रिलेटेड पॉइंट्स को यहाँ पर लिखने जा रहे हैं। तो वो डिसजॉइंट सेट्स, टू सेट्स A and B are said to be disjoint if A intersection B that is equal to 5। कि दो सेट ए और बी को डिसजॉइंट तभी कहा जाएगा जब दोनों में कुछ भी कॉमन एलिमेंट्स ना हो। दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी दैट इज इक्वल टू 0। अर्थात इस इंफॉर्मेशन को अगर हम लोग वेन डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, यह यूनिवर्सल सेट है, यह सेट ए है, यह सेट बी है। सेट ए और सेट बी में कुछ भी कॉमन एलिमेंट नहीं होगा, इसीलिए यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि दोनों में कोई भी कॉमन जोन का फॉर्मेशन डिस्प्ले नहीं किया गया है। अर्थात ए इंटरसेक्शन बी 5 के बराबर। तो ऐसा अगर कोई भी दो सेट है जिसमें कि ए इंटरसेक्शन बी 5 के बराबर होगा तो सेट ए और सेट बी डिसजॉइंट सेट्स कहे जाएंगे। अब
थर्ड ऑपरेशन को यहाँ पर डील करने जा रहे हैं। तो थर्ड ऑपरेशन इज डिफरेंस ऑपरेशन। डिफरेंस इसके लिए हम लोग माइनस साइन को यूज़ करते हैं। a माइनस बी अगर हम लोग निकालते हैं तो यह रिज़ल्ट के तौर पर क्या देगा? तो द सेट कंटेनिंग दोज एलिमेंट्स ऑफ सेट ए not belonging to सेट बी, कि भाई यह सेट ए के उन एलिमेंट्स को रिज़ल्ट के तौर पर रखेगा जो कि सेट बी से बिलोंग ना करता हो। ठीक उसी तरीके से अगर हम लोग बी माइनस ए को अगर निकालते हैं तो द सेट कंटेनिंग दोज एलिमेंट्स ऑफ सेट बी not belonging to सेट ए, जो कि सेट ए को बिलोंग नहीं करेगा। जैसे अभी जस्ट मैंने पीछे जो एग्जांपल लिया है उसी एग्जांपल को हम लोग लेके चल रहे हैं। वहाँ पर मैंने ये एग्जांपल दिया था 1 2 3 4। सेट बी जो है दैट इज़ 2 4 6 8 10। यदि आप a माइनस बी निकालते हैं तो a है क्या? दैट इज़ 1 2 3 4 माइनस 2 4 6 8 10। अर्थात ये जो पहला सेट है उसी के एलिमेंट को देगा, उन एलिमेंट्स को डिस्प्ले करेगा जो कि सेट बी से बिलोंग ना करता हो। तो देखिए तो 2 4 को तो हटा देगा यह सेट ए में से, तो ये आएगा 1 3। ठीक उसी तरीके से यदि आप b माइनस ए फाइंड आउट करते हैं तो अब यहाँ पर पहला सेट b हो गया 2 4 6 8 10 माइनस 1 2 3 4। 2 4 दोनों में कॉमन एलिमेंट है, तो भाई सेट बी के उन एलिमेंट को डिस्प्ले करेगा रिजल्ट के तौर पर जो कि सेट ए को बिलोंग नहीं करते हों, तो दैट इज़ 6 8 10। इस इंफॉर्मेशन को अगर हम लोग वेन डायग्राम पर डिस्प्ले करना चाहते हैं तो कैसे डिस्प्ले करेंगे? यह यूनिवर्सल सेट है, यह सेट ए है, यह सेट बी है। कॉमन एलिमेंट्स जो थे वो 2 4 थे, यहाँ पर 1 3 था, यहाँ पर 6 8 और 10 था। तो देखिएगा यहाँ पर a माइनस बी को अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो ये जो जोन होगा वो a माइनस बी को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ लिख देंगे हम लोग a माइनस बी। ठीक उसी तरीके से यदि b माइनस ए को हम लोग यहाँ पर डिस्प्ले करना चाहते हैं तो यहाँ देखिए इस तरीके का, दोनों में देखिए अपोजिट डिफरेंट शेडिंग हम लोग कर रहे हैं। अर्थात ये जो सेगमेंट है किसी दूसरे ऑपरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज़ b माइनस। तो वेन डायग्राम पर इन सारी चीज़ को हम लोग आसानी से डिस्प्ले कर सकते हैं। और एक लास्ट ऑपरेशन मेरे पास बचा है दैट इज़ कॉम्प्लीमेंट। तो चलिए इस पार्ट को हम लोग रब करते हैं और कॉम्प्लीमेंट की तरफ मूव कर रहे हैं। तब हम लोग देखेंगे कि भाई वेन डायग्राम के थ्रू बहुत से इंफॉर्मेशंस को कैसे डिस्प्ले करेंगे। तो देखिए लास्ट ऑपरेशन, लास्ट नहीं सेकेंड लास्ट है, अभी तो डिफरेंस निकाला था, शायद ये 4th पॉइंट है। तो सिमेट्रिक डिफरेंस इसे हम लोग डेल्टा से डिनोट करते हैं। तो ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी डैट इज इक्वल टू ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। जैसे अभी आपको एग्जांपल मैंने बताया था कि भाई a इक्वल्स टू 1 2 3 4 एंड b इक्वल्स टू 2 4 6 8 10। तो आपने a माइनस बी वहाँ फाइंड आउट किया था डैट इज़ 1 3 और b माइनस ए फाइंड आउट किया था दैट इज़ 6 8 10। अभी जस्ट पीछे हम लोगों ने फाइंड आउट किया। यदि आप चाहते हैं ए सिमेट्रिक डिफरेंस b निकालना तो ये आएगा a माइनस बी यूनियन b माइनस ए। तो a माइनस बी है क्या? डैट इज़ 1 3 यूनियन 6 8 10। यूनियन है तो पूरे को कलेक्टिवली यह लिख देगा 1 3 6 8 10। इस इंफॉर्मेशन को
यदि हम लोग वेन डायग्राम पर रिप्रेजेंट करते हैं तो देखिए यह यूनिवर्सल सेट है, यह सेट ए है, यह सेट बी है। इस कॉमन जोन में कॉमन एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी लिखे जाएंगे। यहाँ 1 3 लिखा जाएगा, यहाँ 6 8 10 लिखा जाएगा। यदि हम लोग वेन डायग्राम पर ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो ये जो जोन होगा, जिसमें देखिए यहाँ पर दोनों में सेम लाइन ऑफ शेडिंग है, माने ये पूरा इंटायर जोन एक ऑपरेशन के कॉरस्पॉन्डिंग आउटकम के रीज़न को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब यह हो गया, यहाँ नीचे लिख देंगे ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी, अर्थात ये सेगमेंट और ये सेगमेंट मिलके ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक उसी तरीके से लास्ट ऑपरेशन कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? यदि कोई सेट ए है तो उसके कॉम्प्लीमेंट को ए डैश के द्वारा या ए के पावर में सी लिख दीजिएगा। तो इसको भी हम लोग पढ़ेंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, है ना। तो इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। इसका क्या डेफिनेशन तैयार किया गया है? तो वाइडली यूज्ड जो नोटेशन है वो यही नोटेशन है, ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस ए, वेयर यू इज़ द यूनिवर्सल सेट। यू जो है वो यूनिवर्सल सेट, अर्थात ये जो है सो सेट यू के उन एलिमेंट्स को रखेगा जो कि सेट ए को बिलोंग नहीं करता। अभी जस्ट पीछे हम लोग देखे हैं डिफरेंस ऑपरेशन। तो जैसे एज फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पर लेते हैं लेट u इक्वल्स टू 1 2 3 डॉट 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 अप टू 10, a इक्वल्स टू 2 4 6 8 10। यदि आप a कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो यह u माइनस ए के बराबर होगा। u है क्या? that is 1 2 3 डॉट 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 अप टू 10 माइनस यहाँ पर लिखेंगे 2 4 6 8 10। यह रिज़ल्ट के तौर पर क्या देगा? तो यहीं पर हम लोग रिज़ल्ट लिख रहे हैं इसका। तो भाई सेट यू का वो एलिमेंट जो कि सेट ए से बिलोंग न करता हो, तो अर्थात यहाँ लिखा जाएगा 1 3 5 7 9। तो यह ए कॉम्प्लीमेंट का रिज़ल्ट हुआ। अब इस इंफॉर्मेशन को हम लोग वेन डायग्राम पर रिप्रेजेंट करेंगे। तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? यह यूनिवर्सल सेट है, यह सेट ए है। सेट ए के जो एलिमेंट्स हैं वो हैं 2 हैं, 4 हैं, 6 हैं, 8 हैं और 10 हैं। और जो रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ यू हैं वो यहाँ लिखे जाएंगे 1 3 5 7 एंड 9। तो ए कॉम्प्लीमेंट इस जोन को रिप्रेजेंट करेगा, ए के बाहर होगा और यू के अंदर होगा। इस पार्ट को हम लोग सेट कर देते हैं। ये जो सेक्शन है वो ए कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट करना स्टार्ट करेगा। यहाँ लिख देंगे हम लोग ए कॉम्प्लीमेंट। तो हम समझते हैं कि ये जितने भी ऑपरेशंस मैंने आपको बताए हैं वो सारे ऑपरेशंस अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। और चलिए अब इससे रिलेटेड कुछ हम लोग वर्कआउट करते हैं। चलिए इस चीज़ को रब कर रहे हैं। तो सेट थ्योरी एक बड़ा ही बेसिक पोर्शन है ना। तो इसके सारे टर्म से आपको सिर्फ फैमिलियर होना है ना। ये सारे टर्म बड़ा फ्रीक्वेंटली यूज़ होते हैं। अब यहाँ पर वेन डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन तो फर्स्ट कि भाई प्लॉट A यूनियन B if A इज अ सबसेट ऑफ सेट B। इस कंडीशन के तहत A यूनियन B को हमको प्लॉट करना है, रिप्रेजेंट करना है ना। तो हम लोग देखिए यह यूनिवर्सल सेट है, A B का सबसेट है। इसका मतलब सेट A के सारे एलिमेंट सेट B में हैं। इसका मतलब इन जनरल अगर हम लोग डायग्राम बनाते हैं, सेट B के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है,
सेट बी में, इसका मतलब यही ना होता है कि भाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज लेस देन और इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी, माने सेट बी में ज़्यादा एलिमेंट भी हो सकते हैं, अधिक से अधिक ये दोनों इक्वल हो जाएगा, और सेट ए इसके अंदर होगा, तभी तो ए बी का सबसेट होगा। अगर ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट करना होगा तो देखिए, तो यहाँ पर ए यूनियन बी कितने के बराबर हुआ, तो इस कंडीशन के तहत ए यूनियन बी जो होगा वो बी के बराबर होगा। ठीक उसी तरीके से सेकेंड पॉइंट, रिप्रेजेंट ए यूनियन बी if A is not a subset of set B and B is not a subset of set A, कि भाई ना ही ए बी का सबसेट है और नहीं बी ए का सबसेट है। इसका मतलब यहाँ पर जो वेन डायग्राम हम लोग इस इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करने के लिए बनाएंगे, ए बी का सबसेट नहीं है, अर्थात ए के सारे एलिमेंट बी में नहीं है, बी ए का सबसेट नहीं है, तो बी के सारे एलिमेंट ए में नहीं है। इसी तरीके का डायग्राम बनेगा। अगर ए यूनियन बी को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे वेन डायग्राम पर, तो इस पूरे पार्ट को हम लोग सेट कर देंगे, तो ये पूरा जोन ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर थर्ड सिचुएशन लिखने जा रहे हैं, रिप्रेजेंट ए यूनियन बी इफ ए एंड बी आर disjoint sets, disjoint sets आप लोग जानते होंगे कि भाई ए इंटरसेक्शन बी फाई के बराबर होगा, माने दोनों में कुछ भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं होंगे। तो यह यूनिवर्सल सेट हुआ, डैट इज़ यू, या सेट ए हुआ या सेट बी हुआ। तो ये डायग्राम तो होगा नहीं, यहाँ पर कह रहा है कि भाई ए इंटरसेक्शन बी फाई के बराबर है। यहाँ तक भाई कॉमन जोन हम लोगों ने डिस्प्ले कर दिया, तो इस पार्ट को हम लोग हटा देंगे और सेट बी यहाँ पर बनाएंगे, या सेट बी है। देखिए यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी फाई के बराबर है। यदि हम चाहते हैं कि भाई ए यूनियन बी को यहाँ पर डिस्प्ले करें, तो इस तरीके से डिस्प्ले किया जाएगा। ये जितना शेडेड जोन है वह ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो देख रहे हैं कि यहाँ पर डिफरेंट कंडीशंस के करस्पॉन्डिंग कैसे कितना पार्ट शेडिंग होता है, कैसे शेडिंग हम लोग करते हैं, और शेडिंग के थ्रू ही उसके आउटकम को डिस्प्ले करते हैं। तो चलिए इससे रिलेटेड और भी सिचुएशंस को यहाँ पर डील करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट 3 सिचुएशंस तो मैंने यहाँ पर डील किया। अब देखिएगा यहाँ पर फोर्थ सिचुएशन, रिप्रेजेंट ए इंटरसेक्शन बी इफ ए इज अ सबसेट ऑफ सेट बी। तो देखिए यह यूनिवर्सल सेट है, सेट ए सेट बी का सबसेट है, इसका मतलब सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में अवश्य रूप से हैं, ये तो श्योर एंड सर्टेन है। सेट बी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो यही सेट ए हुआ। अगर ए इंटरसेक्शन बी को यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे तो वो इतने के बराबर होगा, ए और बी में जो कॉमन जोन होगा, तो दिस इज़ ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी कितने के बराबर हो गया, दैट इज़ ई। ठीक है, उसी तरीके से पांचवा सिचुएशन, रिप्रेजेंट ए इंटरसेक्शन बी if neither A is a subset of B nor B is a subset of set A। इसका मतलब यह यूनिवर्सल सेट U हुआ, यह सेट A है और यह सेट B है। देख रहे होंगे कि A ना ही B का सबसेट है और B भी A का सबसेट नहीं है। A इंटरसेक्शन B को अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो
यह जोन ए इंटरसेक्शन बी को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक उसी तरीके से सिक्स्थ, रिप्रेजेंट ए इंटरसेक्शन बी इफ ए इंटरसेक्शन बी, इफ ए एंड बी आर disjoint sets। तो देखिए यहाँ पर यह यूनिवर्सल सेट है, दैट इज़ यू। ए और बी डिसजॉइंट सेट्स हैं, अर्थात ए और बी को जब इस वेन डायग्राम पर मार्क करेंगे तो दोनों में कोई भी कॉमन जोन नहीं होगा। यहाँ देख रहे हैं कि कोई भी पार्ट्स दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो कोई भी पार्ट को सेट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी फाई के बराबर होगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई है। अब चलें हम लोग कुछ और ऑपरेशन को हम लोग वेन डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, देखते हैं कैसे रिप्रेजेंट हम लोग इसे कर सकते हैं। तो सेवेंथ, रिप्रेजेंट ए माइनस बी इफ A is a subset of set, A is a subset of set B, चाहे हाँ A is a subset of set B। यदि A B का सबसेट होगा, इसका मतलब सेट A के सारे एलिमेंट सेट B में होंगे। A माइनस B के बारे में हमने बताया था, यह सेट A है, यह सेट B है, यह यूनिवर्सल सेट है। तो A माइनस B रिजल्ट के तौर पर सेट A के उन एलिमेंट्स को रखेगा जो कि सेट बी को बिलोंग नहीं करता है। तो यहाँ पर ए बी का सबसेट है, तो सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी को बिलोंग करेंगे। तो भाई ऐसा कोई भी एलिमेंट सेट ए में नहीं होगा जो कि बी को बिलोंग नहीं करेगा। इसका मतलब इस केस में ए माइनस बी कितने के बराबर होगा? वो फाई के बराबर होगा। उसके बाद एट्थ सिचुएशन, तो कोई भी जोन सेट नहीं किया जाएगा यहाँ पर, क्योंकि भाई फाई चला आया। अब हम लोग कह रहे हैं रिप्रेजेंट बी माइनस ए इफ ए इज अ सबसेट ऑफ सेट बी। तो यहाँ से चलिए, यह यूनिवर्सल सेट है। सेट ए सेट बी का सबसेट है, माने सेट ए जो होगा सेट बी के अंदर में होगा। यह सेट ए है, यह सेट बी है। बी माइनस ए सेट बी के उन एलिमेंट्स को रखेगा जो कि सेट ए को बिलोंग नहीं करता है। अर्थात देखिए तो यह जोन सेट किया जाएगा, इसमें जो भी एलिमेंट्स होंगे वो सेट ए को बिलोंग नहीं करेंगे। तो यह जो सेटेड जोन होगा वो बी माइनस ए को रिप्रेजेंट करेगा इस कंडीशन के तहत। उसके बाद नाइन्थ, रिप्रेजेंट ए माइनस बी इफ नाइदर ए इज अ सबसेट ऑफ सेट बी नॉर बी इज अ सबसेट ऑफ सेट ए। तो इसे वेन डायग्राम पर हम लोग यदि रिप्रेजेंट करते हैं, यह यूनिवर्सल सेट है, यह सेट ए है, यह सेट बी है। ए ना ही बी का सबसेट है और बी ना ही ए का सबसेट है। तो ये डायग्राम हम लोग बनाएंगे, है ना। यहाँ पर देख रहे होंगे कि भाई ए बी का सबसेट, चूँकि भाई वो अगर पीछे वाला डायग्राम बनाते तो ए और बी डिसजॉइंट हो जाता। हमें यहाँ कहा जा रहा है कि भाई ए ना ही बी का सबसेट है और बी ना ही ए का सबसेट है। इसका मतलब हो सकता है दोनों में कुछ कॉमन एलिमेंट्स हों। अगर ए माइनस बी को रिप्रेजेंट करेंगे तो देखिए तो ये जोन होगा ए माइनस बी होगा। ठीक उसी तरीके से लास्टली कि रिप्रेजेंट ए माइनस बी इफ ए इंटरसेक्शन बी दैट इज इक्वल टू फाई। यहाँ पर वो केस ले लिया कि भाई ए और बी अगर डिसजॉइंट सेट्स होंगे तब यह यूनिवर्सल सेट है, यह सेट ए है और यह सेट बी है।
यहाँ पर क्लियरली हम कह सकते हैं कि भाई ए और बी में कोई भी कॉमन जोन नहीं होगा। यदि ए इंटरसेक्शन बी अगर हम लोग फाइंड आउट करते हैं तो देखिए तो यह सेट ए के एलिमेंट्स को, इंटायर एलिमेंट्स को कंप्राइज करने वाला सेट होगा ना, तो ए माइनस बी इस केस में किसके बराबर होगा, या ए के बराबर होगा ना। तो होपफुली मैं आप लोग यहाँ पर यह चीज़ समझ गए होंगे कि भाई किस तरीके से वेन डायग्राम पर इन सारे इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम लोग आगे की तरफ मूव कर रहे हैं। जो सेट ऑपरेशंस हैं वो कई लॉज को फॉलो करते हैं, तो उन सारे लॉज को मैं यहाँ पर डिस्प्ले कर रहा हूँ। तो लॉज ऑफ सेट ऑपरेशन तो जो पहला लॉ है दैट इज आइडम्पोटेंट लॉज। ये लॉ कहता है कि भाई ए यूनियन ए दैट इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन ए दैट इज इक्वल टू ए। इस दोनों लॉ को हम लोग आइडम्पोटेंट लॉज बोलते हैं। सेकेंड, आइडेंटिटी लॉज। फर्स्ट, ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट दैट इज ए यूनियन नल सेट दैट इज ए। ये दोनों लॉ आइडेंटिटी लॉज के नाम से जाना जाता है। थर्ड, कॉम्यूटेटिव लॉज। फर्स्ट, ए यूनियन बी दैट इज इक्वल टू बी यूनियन ए। ये कॉम्यूटेटिव लॉ फॉर यूनियन ऑपरेशन कहा जाता है। ए इंटरसेक्शन बी दैट इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। देखिए इन सारे लॉज को अगर वेरीफाई करना है तो कैसे वेरीफाई करते हैं, तो एक का मैं प्रूफ बता दे रहा हूँ। तो प्रूफ ऑफ ए, लेट एक्स बी एन एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी। एक्स जो है सो ए यूनियन बी का कोई एलिमेंट है। इसका मतलब यह हो गया कि भाई एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। क्योंकि ए यूनियन बी निकालते हैं तो उसका तो डेफिनेशन ही होता है कि द सेट कंटेनिंग इधर द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए और द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी और बोथ ए एंड बी। तो इसे हम लोग इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं, एक्स बिलोंग्स टू बी और एक्स बिलोंग्स टू ए। इस इंफॉर्मेशन को हम लोग फिर इस तरीके से लिख सकते हैं, एक्स बिलोंग्स टू बी यूनियन ए। तो जो एक्स एलिमेंट, एक्स जो था यहाँ पर एलिमेंट, वो ए यूनियन बी से ही बिलोंग करता था, वही एक्स एलिमेंट बी यूनियन ए से भी बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब यह हो गया कि भाई ए यूनियन बी जो है दैट इज अ सबसेट ऑफ बी यूनियन ए। यहाँ से पहला हम लोग आउटकम लिए। अब जस्ट रिवर्स हम लोग चलेंगे। लेट वाई बिलोंग्स टू बी यूनियन ए, इट मीन्स y belongs to B और y belongs to A लिखा जाएगा। इसे फर्दर लिख सकते हैं y belongs to A और y belongs to B। इसे हम लोग लिख सकते हैं y belongs to A union B। Therefore B union A is a subset of A union B होगा। इसे हम लोग सेकेंड इक्वेशन सपोज करते हैं। अब नोट दे करके मैं एक पॉइंट लिखने जा रहा हूँ कि भाई इफ़ ए इज अ सबसेट ऑफ सेट बी एंड बी इज अ सबसेट ऑफ सेट ए। यदि ए बी का सबसेट हो और बी ए का सबसेट हो तो ए और बी जो होगा वो कैसा सेट होगा, इक्वल सेट्स होंगे। तो देखिए, तो नाउ फ्रॉम वन एंड टू आप लिख सकते हैं कि भाई ए यूनियन बी दैट इज इक्वल टू बी यूनियन ए। जिस तरीके से हम लोगों ने इस रिज़ल्ट को यहाँ पर प्रूव किया है उसी तरीके से आप इसको भी प्रूव कर सकते हैं।
है ना। अब चलिए नेक्स्ट रिजल्ट की तरफ हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट लॉज की तरफ। एसोसिएटिव लॉज, एसोसिएटिव लॉज। तो फर्स्ट ए यूनियन बी यूनियन सी दैट इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी दैट इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये दोनों लॉज एसोसिएटिव लॉज के नाम से जाना जाता है। तो इसमें से एक का प्रूफ मैं बता देता हूँ, है ना। ये सारे लॉज आगे चल के काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने जा रहे हैं। जब आप बीटेक कीजिएगा तो कंप्यूटर मैथमेटिक्स में इन सारे चीज़ का यूज़ होगा। जैसे इसका प्रूफ हम लोग तैयार कर रहे हैं बी का। लेट एक्स बी एन एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इट मीन्स एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी इंटरसेक्शन सी। इसे फर्दर लिख सकते हैं x belongs to A and x belongs to B and x belongs to C। इसको, इस स्टेटमेंट को अगर इस तरीके से भी लिखेंगे तो इसके फाइनल आउटकम में कोई भी चेंजेज नहीं आएगा। x belongs to C। इसे हम लोग लिख सकते हैं x belongs to A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन सी। इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज अ सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इसे फर्स्ट इक्वेशन सपोज कर लेंगे। अब फिर रिवर्स मैनर में हम लोग प्रोसीड करेंगे। लेट वाई बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इट मीन्स y belongs to A intersection B and y belongs to C। इसे फर्दर लिखा जा सकता है y belongs to A and y belongs to B and y belongs to C। इसे फर्दर लिख सकते हैं y belongs to A and y belongs to B and y belongs to C। It means y belongs to A intersection B intersection C। माने ये V intersection C, y belongs to B intersection C लिखा जाएगा। और लास्टली हम लोग ये लिखेंगे, इसका मतलब A intersection B intersection C that is equal to A intersection B intersection C। इसे हम लोग सेकेंड इक्वेशन सपोज करते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं नाउ फ्रॉम 1 एंड 2 कि भाई ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी दैट इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो होपफुली बातें समझ में आ रही होंगी। यह एनालिटिकल अप्रोच है ना, जिस इस अप्रोच के तहत इसके बिहेवियर को स्टेटमेंट के थ्रू देख रहे होंगे कि भाई स्टेटमेंट के थ्रू हम लोग प्रूव करते हैं। अब देखिए एक यहीं पर एक और लॉ लिख रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज इसमें फर्स्ट ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी दैट इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। अर्थात ये जो ऑपरेशन होगा बी और सी पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी दैट इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ये दोनों लॉज जो होगा वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज के नाम से जाना जाएगा। तो चले आगे की तरफ। एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट लॉ यहाँ पर लिखने जा रहे हैं जिसे डी मॉर्गन्स लॉज के नाम से जानते हैं। सिक्स्थ डी मॉर्गन्स लॉज।
डी मॉर्गन्स लॉज ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, प्रोबेबिलिटी में भी यूज़ होना है, बहुत जगह यूज़ होना है। तो फर्स्ट ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट दैट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट दैट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। देख रहे होंगे कि यहाँ इंटरसेक्शन यूनियन में ट्रांसफॉर्म हो जा रहा है, यहाँ पूरे का कॉम्प्लीमेंट था तो इंडिविजुअल का कॉम्प्लीमेंट हो जा रहा है। ठीक उसी तरीके से ऊपर यहाँ यूनियन था तो यूनियन इंटरसेक्शन में ट्रांसफॉर्म हो गया। इसमें ए का प्रूफ बता दे रहे हैं कि लेट एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब यह हो गया एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए यूनियन बी। हम कहें कि भाई एक्स ए कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग करता है तो भाई ए को बिलोंग नहीं करेगा। तो वही चीज़ यहाँ पर एक्स जो है सो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब एक्स जो है सो ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। इसका मतलब यह हो गया कि भाई एक्स ना ही ए को बिलोंग करेगा और ना ही एक्स जो है सो बी को बिलोंग करेगा। इसका मतलब कि भाई एक्स बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट एंड एक्स बिलोंग्स टू बी कॉम्प्लीमेंट। एक्स ए को बिलोंग नहीं करेगा तो भाई ये ए कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग करेगा। ठीक उसी तरीके से यहाँ एक्स बी कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग करेगा। इसका मतलब एक्स बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, देयरफॉर ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट दैट इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। तो आप देख रहे होंगे कि भाई ये सारे लॉज हैं जिसे आपको याद रखना है और इसे ऑपरेट करना है।